हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन हम लेकर के आए हैं जिसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास जो 6 है उसका हम चर्चा क्या करेंगे। चैप्टर आज हम करने वाले हैं 4 का, है ना। चैप्टर 4 का आज हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी डिटेल में लेकर चलेंगे, पूरे चैप्टर को लेकर चलेंगे काफ़ी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक का जो है वीडियो हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, है ना। अगर आप उस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डलवा देंगे पूरे प्लेलिस्ट का, है ना। वहाँ पर जा कर के आप उस पूरे वीडियो को एक नज़र से पहले एक बार देखिए। फ्रेंड्स, जो भी एस्पिरेंट जो अभी जिनका मतलब ख्वाहिश है आगे चल कर के यूपीएससी क्रैक करना या कोई भी सिविल सर्विस, या अगर हम बात करें कि अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है जीके जीएस का पोर्शन जो है काफ़ी लंबा होता है ना। साइंस का भी पोर्शन होता है। तो हम एनसीईआरटी जो भी आपका फिजिक्स भी करेंगे हम साइंस वाला पोर्शन में, ठीक है ना। फिर इतिहास, ज्योग्राफी आपका जो है ये करेंगे, फिर पॉलिटी भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे। मतलब एनसीईआरटी जो है 6 to हम 12 सारे बुक करेंगे, क्योंकि जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो क्वेश्चन बनता है जीएस में, जो क्वेश्चन बनता है वो 6 to 12 ही होता है ना। तो इसे काफ़ी अच्छे से जो है कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जब आपका एग्जाम आता है तो उस समय आप केवल वन लाइनर रखते हैं, है ना। तो वन लाइनर आप लंबे समय तक आप नहीं याद कर सकते, नहीं याद रख सकते हैं। होता क्या है कि यदि आप कोई भी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप ऑप्शन देख करके जो है अनुमान लगा करके भी आप आंसर वहां पर क्लिक कर देते हैं, राइट मार देते हैं। लेकिन रही बात सिविल सर्विस की, तो आपको क्या है कि एनसीईआरटी आपका बेस है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको सिखाता है कनेक्ट करने के लिए। एनसीईआरटी के बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक को लेते हैं तब जो है आपको वो बुक समझने में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है ना। इससे हम कनेक्ट करने के लिए सीखेंगे। देखिए, इतिहास एक बोरियत का विषय है, लेकिन हम इस प्रकार से इतिहास को पढ़ेंगे, है ना, ताकि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इतिहास को हम कोरिलेट करेंगे। कैसे कोरिलेट करेंगे? क्योंकि जितना भी अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में वो किसी न किसी रूप से जो है हिस्ट्री का ही पार्ट है, इतिहास का ही पार्ट है। हम पिछले 3 चैप्टर में काफ़ी शानदार डिस्कस किए थे इसके बारे में। आज भी जो है काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है ना। तो आपको ये जो है ठानना है कि हाँ, पहले अगर हमें सपना है आगे चल कर के जो है सिविल सर्विस क्रैक करना है तो हमें जो है एनसीईआरटी जो है पढ़ना है, ये निश्चित है। ये आप गांठ बांध लीजिए। और पढ़ना है ऐसे नहीं, डूब कर पढ़ना है, ठीक है ना। डूब के पढ़ना है, 2 से 3 बार रिवीजन करना है। तो उसी रिवीजन को हम काफ़ी आसान बनाने के लिए ये एपिसोड, ये जो है हम एनसीईआरटी वाला पार्ट लेकर के आ रहे हैं। 6 से हम स्टार्ट किए, अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, चौथा चैप्टर में हम प्रवेश कर चुके हैं, है ना। आगे चल करके जो है हम उसी प्रकार पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम 7 का बुक हम यहाँ पर उठा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप अपना राय और विचार हमें ज़रूर अपना प्रस्तुत करें, अपना ज़रूर भावना हमारे प्रति जो है आप प्रस्तुत करें। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है, कोई कमियां लगती है तो वो भी आप हमें बताएं, है ना। और जैसा कि हमने आपको प्रत्येक वीडियो में बता ही रहे हैं कि अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल जो एजे स्टडी लाइव है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपकी इसका लिंक डलवा देंगे, है ना, या डायरेक्ट आप सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, आपको वहां पर टेलीग्राम जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वीडियो की शुरुआत करें उससे अच्छा पहले एक बहुत ही शानदार जो है कोटेशन जो कि अब्दुल कलाम के द्वारा जो है बोला गया था। तो वो अगर हम बात करें कि ये कहते हैं कि जो इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, जो लोग इंतजार करते हैं उसे उतना ही प्राप्त होता है जितना जो है कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब कि जो इंतजार, कोई चीज़ का जो इंतजार करता है तो इंतजार करने वालों को उतना ही चीज़ मिल पाता है। जो कोशिश करने वाले जो है एक तो ठीक ठीक सामान उठा लेते हैं और जो बेकार होता है वो उसे छोड़ देते हैं, है ना। तो इनके द्वारा काफ़ी शानदार सा कोटेशन ये आपका बोला गया है। मतलब मेहनत ही आपको जो है सारी चीज़ दिलवा सकता है,
है ना। मेहनत ही आपको जो है प्रेस्टिज ही जो है आपको मंजिल तक लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रेस्टिज को लगातार आप जो है अपने एफर्ट को लगाए रखें, अपना जो है 100% आप देते रहें, रिजल्ट जो है एक ना एक दिन आपको आना ही है। तो सिलेबस को हमको पहले पूरा समझना है, जो सिलेबस हमको डिमांड कर रहा है उस डिमांड को हमें क्या करना है, पहले पूरा करना है, ठीक है ना। तो हम चैप्टर की बात करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जितना भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है वे सारे टॉपिक का हम एक साथ संग्रह लेकर के आएंगे। उससे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है वे सारे क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, आप लोग के बीच डिस्कस कर देंगे, है ना। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, ताकि क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे क्या कहती है हमें जो है किताबें और कब्रें। जो किताबें हैं, जो कब्रें हैं, जो खुदाई के दौरान जो पुराने किताबें निकल रही है, जो कब्रें निकल रही है, उससे हमें क्या सूचनाएं मिलती है अभी जो वर्तमान समय में हम देखते हैं और तुलना करते हैं पहले के समय का अभी और वर्तमान के समय का, तो दोनों में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, ये हमें आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना प्यारा भारत महान जो है भारत है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि आपको ये कमेंट करना है कि जो भारत की जो सीमाएं हैं कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगता है ना, कितने जो इंटरनेशनल कंट्री से जो लगता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पाकिस्तान हो गया, है ना, ये आपका देखिए नेपाल हो गया, ये आपका जो है भूटान हो गया, यहाँ पर देखिए आप बांग्लादेश देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बर्मा यानी म्यांमार को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका चाइना है ना, तिब्बत वाला रीजन, और ऊपर जो है आपका जो है अफगानिस्तान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन में, है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अब ये कमेंट करना है कि जो भारत से जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर साझा होता है वो मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम जो है वो कौन सा देश के साथ वो करता है ना। भारत का जो सीमा इंटरनेशनल होता है वो सबसे मैक्सिमम कौन से देश के साथ करता है। और एक सवाल और था कि आप जिस भी स्टेट से आते हैं आपको क्या करना है कि उस स्टेट का जो बॉर्डर आपको देखना है कि वो स्टेट जो है किन किन अन्य राज्यों से या कोई ऐसे भी हैं जिनका जो है सीमा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से साझा होता है, वो आपको कमेंट करना था, ठीक है। ये आपका जो पॉलिटिकल मैप है और ये आपका जो है फिजिकल मैप है। तो हम काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे, है ना, स्थिर से आराम से। अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप की बात करें तो पिछले वीडियो में भी हम बहुत सारे देश का नाम अभी तक हम जिक्र ले चुके हैं। जैसे इजिप्ट का नाम हम ले चुके हैं, ईरान का नाम ले चुके हैं, यहाँ पर आपका है ना, ईरान का नाम ले चुके हैं, ठीक है। फिर आपका फ्रांस का आपका हो चुका, ये तुर्की का आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये सभी जो है देशों का नाम हमने पिछले वीडियो में भी आपको करवाया था। अच्छा, अभी अगर हम बात करें जो रसिया और यूक्रेन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपका रसिया वाला रीजन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है यूक्रेन वाला पार्ट हो गया, जो कि अभी बहुत लंबे समय से जो है विवादों में दोनों के बीच जो है चलता रहा है, ठीक है। हम आगे जो है काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे सारे टॉपिक को। तो वीडियो को जो है धैर्यता से एक एक बातों को जो है एकदम टकटकी निगाहों से अपनी चक्षु जो है खोल कर ध्यान से जो है पढ़ना है। हम वन लाइनर मतलब पूरे लाइन बाय लाइन पूरी जो है चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है आप हमें कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चैप्टर क्या है आपका कि क्या कहती है हमें किताबें और कब्रें, क्या कहती है हमें किताबें और कब्रें, है ना। कहता है देखिए कि पुस्तकालय में मेरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्योंकि एनसीईआरटी जो भी समझाया गया है वो एक बच्चों को पढ़ने के लिए ये बुक आपको दिया गया, तो बच्चों को पढ़ाने से पहले जो है पढ़ाने वाला वे खुद बच्चा बन जाता है। तो एनसीईआरटी समझिए वैसा ही है ना, ये बच्चों को समझाने के लिए खुद बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वार्तालाप होता कहता है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा है। पुस्तकालय बड़ा है कक्षा से और वहाँ किताबें से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा,
उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या होता है ना। चलो पता लगाए, मतलब वेद के बारे में, मतलब पुराने किताबों के बारे में जो है इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हमें पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, जो आपका मित्र है, बेस्ट मित्र है, सखा है, प्यार करना है तो किससे करना है, बस किताबों से दिल लगाना है ना। क्योंकि असली मंजिल तक जो है लेकर जाने वाला कौन है, तो यही किताबें हैं जो असली मंजिल तक जो है इसे लेकर के आपको जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथ में, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ में एक जो है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, एकदम सुने हैं, वेदों के बारे में एकदम सुने हैं, है ना। अगर वेद की बात करें तो कितना यहाँ पर है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। वेद कितने हैं, 4 हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी नए वर्ड आपको मिल रहा है, बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि जो भी एक आप अपना कॉपी लेकर के साथ जरूर बैठेंगे, जो भी नए वर्ड आपको मिल रहा है, इंटरेस्टिंग वर्ड, ताकि देखिए इतिहास पढ़ रहे हैं तो कोई भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका कुछ मेजर पॉइंट होता है, कुछ मेजर शब्द होती है, वही शब्द उसे जो है सब्जेक्ट में बांटता है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का कुछ शब्द आपका मिल जाएगा। अगर साइंस की बात करें तो साइंस का कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री से अलग करता है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का कुछ ऐसे शब्द होता है जो उसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी से अलग करता है। मतलब शब्द का ही सभी खेला है। अक्षर तो उतना ही है, क ख ग घ से ज्ञ तक आ ही आपका है ना। लेकिन शब्दों का जो समूह होता है, वही शब्दों का समूह जो है सब्जेक्ट की बंटवारा करता है, टॉपिक की बंटवारा करता है ना। तो यहाँ पर जो जितने भी नए शब्द आपको जानने के लिए मिल रहा है, जैसे कि हम कंट्री की बात भी कर रहे हैं, तो कंट्री भी आपको जो नए नए जो जानने के लिए मिल रहा है, वे सारे पर जो है एकदम ध्यान देना है, नोट्स इसका तैयार करना है। तो हमने क्या देखा वेद के बारे में, तो वेद कितना है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। लगभग कितने साल पहले, 3500 साल जो है पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं जो है वर्णित है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। उन प्रार्थनाओं को हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं, है ना। सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का अगर हम अर्थ की बात करें तो क्या है, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता मुख्य है, महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए अग्नि, इंद्र, सोम, ये 3 देवताओं के बारे में जो है सबसे अधिक बार बोला गया है। अगर इसमें भी हम बात करें, इसमें भी सबसे अधिक बार किसका है, तो इंद्र का है ना। अग्नि जो है आग की देवता है। अग्नि जो है वो आग की देवता के बारे में चर्चा किया गया है। इंद्र युद्ध के देवताओं के रूप में चर्चा किया गया है। और सोम मतलब पौधे के रूप में इन्हें चर्चा किया गया है, जिससे एक खास पेय पदार्थ बनता है। मतलब ये जो सोम है ना, सोम रस, मतलब जो पीने योग्य जो पेय पदार्थ जिससे नशा आता है, उसे आपको यहाँ पर बताया गया है। कहता है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक जो प्रार्थनाओं थी उसकी रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। आचार्य जो है विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, ठीक है, और शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा जो है कंठस्थ कराया। देखिए कंठस्थ मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था कि लिपि नहीं था, ना तो लिपि था, ठीक है, और ना ही लिखने के लिए कोई साधन था, है ना। तो होता क्या है कि जो ऋषिगण थे वो क्या करते थे, विद्यार्थियों को बोल करके, है ना, किसी भी श्लोक को जो है बोल करके जो है कंठस्थ यहाँ पर उसको करवाते थे। और जो सुनता था, जो उसको याद करता था, वो अन्य जगहों पर जा करके उसको सुनाया जाता था, जिससे जो धीरे धीरे जो इसमें क्या हुआ, आपका विस्तार जो है होना चालू हो गया। कहता कि अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। मतलब मैक्सिमम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कौन आपके हैं, पुरुष को ही यहाँ पर जो है प्रधानता यहाँ पर दिया गया है, सिखाने वाला भी और सीखने वाला भी। कह रहा है कि तुम
प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कुछ प्रार्थनाओं ऐसे भी हैं जिनकी रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है प्राक जो है वो आपका संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत कहलाता है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी क्या है, भिन्न है। आगे अगर हम बात करें संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में तो बताता क्या है हमें कि संस्कृत भाषा भारोपीय, क्या लिखा हुआ है, भारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिसर का हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वह भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिसर का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे देखिए असमिया, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर ध्यान देना कि जितनी भी भाषाएं आप यहाँ पर मैक्सिमम देख सकते हैं ये सभी का जुड़ाव जो है इसी से आपको देखने को मिलता है। आपको एक गूगल पर अभी सर्च करना है या अगर मालूम है तो कमेंट करना है कि हमारे जो प्यारा संविधान है देश का, है ना, उसमें कितने भाषाओं का अभी तक जो है जिक्र किया गया है। संवैधानिक रूप से जो है भारत की कितने भाषाओं को जो है जिक्र किया गया है ये आपको अभी कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, कहता है कि इन्हें एक भाषा परिषद इसीलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। कह रहा है कि क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिसर की भी भाषाएं बोली जाती है। उपमहाद्वीप का मतलब हम आपको बार बार बता रहे थे, यहाँ पर जब हम भारत का लोकेशन देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो तीन ओर जो है समुद्रों से घिरा हुआ है ना, इसी के कारण जो इसे क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दिया गया है भारत को। कहता है कि उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की यह भाषाएं बोली जाती है। ध्यान देना है फ्रेंड्स, एक कहावत है कि जो है एक कोस पर पानी बदले दो कोस पर बानी। हमारे भारत में इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इतना ज़्यादा विविधता है कि आपको जो है जगह जगह पर जो है जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो तरह तरह की बोलियां भाषाएं जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। अगर बात करें देखिए तो इधर आपको जो द्रविड़ भाषा आपको मिल जाएगा, इधर देखिए आपको असमिया मिल जाएगा, ये वाला अधिकांश रीजन में आपको हिंदी भाषाई क्षेत्र आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आपको कन्नड़ मिल जाएगा। मतलब बहुत सारी भाषाएं जो है यहाँ पर बोलियां भाषाएं जो है बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रोई और एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। जो मध्य भारत और झारखंड जैसे इलाकों में कौन सी भाषाएं है, ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट जिसमें पूरी भाषाओं को काफ़ी डिटेल से समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कहा कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की जो है कोशिश करो। तो आपको ये देखना कि आप किन किन प्रकार के भाषाओं से परिचित हैं, है ना। या आपके कोई मतलब फैमिली, दूर के रिश्तेदार कोई अलग स्टेट में रहते हैं, अलग राज्य में रहते हैं, तो उनकी भाषा आप गौर कीजिए कि उनकी भाषाएं क्या है ना। ये या जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य में भी जो कई सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है ना। जैसे अगर बिहार राज्य की अगर हम बात कर लें तो बिहार राज्य में कहीं जो है आपको मिल जाएगा मैथिली मिल जाएगा, कहीं भोजपुरी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मगही भाषा आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे कितनी लिखी और छपी गई है। जो हम किताब को पढ़ते हैं क्या लिखी है और छपी हुई है ना। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया जाता था। ऋग्वेद का जो है क्या था,
उच्चारण मतलब बोल करके जो है ऋषिगण जो थे वो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोल करके जो है वो लोगों को जो है सिखाते थे, है ना, उसे याद करवाते थे, रट्टा मरवाते थे। जैसे कि बचपन याद कीजिए, बचपन में जब क्लास खत्म होने की बारी आती थी तो क्या होता था, सभी को जो है एक लाइन में इकट्ठा कर दिया जाता था और कोई एक बच्चा जो है, कोई भी जो है गिनती पहाड़ा जो होता था ना, वो जो है टेबल वगैरह जो एक बच्चा बोलता था उसके पीछे पीछे जो है सारे बच्चा जो है बोला करता था, है ना। हम सभी बहुत किए हैं ऐसा बचपन में, आप लोग भी जरूर इस पल से गुजरे होंगे। ठीक है, तो वही कहता है कि श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। मतलब श्रवण मतलब सुना जाता था, सुन करके। ठीक है, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले शुरू हुआ है। मतलब जो छपाई की अगर हम बात करें, है ना, मुद्रितता की अगर हम बात करें, कोई भी चीज को छाप, जैसे कि अभी जो देख रहे हैं जो लिखा हुआ है वो कितना सुंदर से लिखा हुआ है ना, टाइप किया हुआ है, मतलब ये मुद्रित है आपका। लेकिन अगर छपाई की अगर इतिहास हम आगे पढ़ेंगे वो कितना है, मात्र 200 साल पुराना है। और समझिए ऋग वेद की अगर बात करें तो ये आपका 3500 साल आपका पुराना है ना। तो उस समय छापने की कलाएं नहीं थे, केवल लिख करके जो है लोगों कुछ समय बाद जो है उसे व्यक्त कर रहे थे। कहता है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ध्यान देना है। कहता है कि इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। मतलब पहले देखिए, कोई भी अगर इतिहास की हम बात कर ले, इतिहास एज लाइक साइंस, जैसे साइंस में हम तभी ही कोई चीज को विश्वास करते हैं जब वो प्रूफ होता है ना। जब हम कोई चीज को हम प्रूफ देते हैं, उसको साबित करते हैं। आप पढ़े होंगे डिफिनेशन 9th में कि साइंस जो क्या होता है, एक प्रूफ है। हम जब कोई प्रयोग करते हैं, है ना, कोई भी विशेष क्षेत्र में उसका एक प्रायोगिक रूप से जो हम मतलब निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इतिहास में भी आपका वही है कि आपको कोई ना कोई एविडेंस आपको देना होगा इसे प्रूफ करने के लिए, है ना, साबित करने के लिए। तो इस किसका काम है, ये पूरा तात्विक जिस प्रकार मतलब वस्तुओं को जब खुदाई के दौरान मिलता है उसका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार जो है इसमें भी जो है इतिहासकार क्या करते हैं, जानकारी इसकी इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूत्र जो है वर्तमान के रूप में है विश्वामित्र नामक जो है ऋषि और देवताओं के रूप में पूजनीय 2 नदियां व्यास और सतलुज, है ना। कौन कौन सी नदियां आपका है, व्यास और सतलुज। अगर हम मैप पर खोजने अगर चाहें व्यास और सतलुज, तो मैप हम नहीं लगाए हैं, वो वाला नदी वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, व्यास और सतलुज नदी। ठीक है, आप लोग देख करके कमेंट कीजिएगा एक बार। तो कहा कि व्यास और सतलुज रिवर के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों जो है नदियों का चित्र 1 में जो है पृष्ठ 2 में खोज तथा जो है यहाँ का पढ़ें। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि ऋग्वेद की जो है पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पर ये आपको दिया गया है। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि हम आपको बताए थे ना, वैसी लिपि जिसे क्या है, हाथ से लिखी गई हो। तो ये कहता है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऋग्वेद का जो है एक क्या है, पन्ना है आपका। कह रहा है कि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये जो पांडुलिपि है कहाँ पाया गया था, कश्मीर में। कौन से वृक्ष के छाल पर, भुर्ज वृक्ष के छाल पर ये लिखी गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी क्या है, सुरक्षित है। आगे बात करें विश्वामित्र और नदियों के बारे में। देखिए कहता क्या है कि विश्वामित्र, ठीक है, कहा कि हे नदियां अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायें की तरह
दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल में जो है जल में परिपूर्ण हो रहे और एक दूसरे से जो है जाना जाती हो। मतलब नदी के बारे में ये यहाँ पर ये वर्णन करते हैं क्या, नदियाँ जल से संपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोक नहीं सकती है। नदियाँ के बारे में नदियाँ कहा जाता है ना कि नदियाँ जो है अपनी मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है, उसे कोई बताने वाला नहीं, वो अपना मार्ग जो है स्वयं ढूंढती है। हे ऋषि, तुम इसमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र बोलते हैं, दोनों के बीच वार्ता है, विश्वामित्र और नदियों के बीच कहा है कि हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से जो है उस पार जा सके। अब नदियाँ बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब जो है सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ये कहाँ आपको मिल रहा है? ऋग्वेद में आपको मिल रहा है, सब वर्णित है। विश्वामित्र और नदियों के बीच जो वार्तालाप किया गया है ना, उसका यहाँ पर जो है वर्णित आपको यहाँ पर मिल रहा है। कहता है कि इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र से रची गई होगी जहाँ से ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों की जो है बहुत महत्व दिया जाता था। ठीक है, कहता है कि इसीलिए नदियाँ की तुलना जो है घोड़ों और गायों से की गई है। नदियाँ की तुलना किससे की गई है? तो घोड़ों और गायों से। मतलब क्या हुआ कि उस समय में जो है इसकी काफी जो है बड़ा जो है महत्व दिया जाता था घोड़ों और गायों को। कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का जो है उल्लेख है। मतलब आपको इसको दोबारा जो है रीडिंग करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से साधनों जो है परिवहन के रूप में इसमें चर्चा किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदी का भी जिक्र जो है किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार आया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, सतलज का मैक्सिमम है, बहुत बार आया है ब्यास और सतलज का, है ना। सरस्वती का भी यहाँ पर चर्चा है, सिंधु नदी का चर्चा है ना। लेकिन यहाँ पर गंगा की बात करें और यमुना की बात करें तो यहाँ पर मात्र एक बार जो है ऋग्वेद में चर्चा मिलता है गंगा और यमुना की। कहा कि मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की जो है सूची बनाओ जिसके नाम जो है ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो है करना है ना। दूसरे वाले मैप में आपको दिखवाए थे ये सब बातें। अब देखिए क्या कहता है कि मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में चलते हैं। तो कहता है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, ठीक है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है वह अनेक प्रार्थनाएं हैं। कहा कि घोड़े की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर जो है लाया जाता था। मतलब क्या है कि युद्ध जो होता था तो युद्ध में क्या था, मवेशियों की लड़ाई होता था। मवेशियों के लिए जो है जानवरों के लिए लड़ाइयाँ होती थी। कहता है कि लड़ाइयाँ वैसे जमीनों के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह मतलब जानवरों को चरने के लिए जो अच्छे चारागाह होते थे वहाँ भी जो है वो क्या करते थे, लड़ाई उसके लिए भी करते थे।
या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार की जाने वाले फसलों का उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को जो है बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, कहता है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ जो है भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दिया जाता था। मतलब सरदार जो युद्ध लड़ रहा है उसका जो सरदार है कुछ हिस्सा तो वो रखता था और कुछ हिस्सा उसके पुरोहित को मिलता था। कहा कि शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त होता था, है ना, कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त होता था। कह रहा है कि यज्ञ की जो है आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जो है जानवरों की भी जो है यहाँ पर आहुति दी जाती थी। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम ऋग वैदिक काल में भी ये सब घटनाएं घट रही थी और अभी भी वर्तमान में जो है ये सब घटनाएं देखने को मिल रहा है। तो आप पता कर सकते हैं कि जो इतिहास है वो कब से चला रहा है। मतलब वर्तमान समय में आप इसको जो है लिंक कर सकते हैं पूरे इतिहास को, पूरे हिस्ट्री को। कहता है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व जो है शांति के विषय में सलाह जो है मशविर करते थे। वहाँ से ऐसे लोगों को अपना जो है सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होते थे। ठीक है ना, तो ये मतलब वैसे लोग कौन सा सरदार चुना जाता था जो क्या बहादुर हो और वो कुशल हो युद्ध लड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द, मतलब वैसे शब्द जो क्या है लोग जो है उसके लोगों का उससे विशेषताएं का पता चलता है। ठीक है ना, लोगों की विशेषताओं का पता चलता है। कहता है कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर जो है किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ठीक है, कहा कि ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण जो है काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और जो है अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा थे। मतलब एक तो पुरोहित था, जो पुरोहित का क्या काम था कि यज्ञ और अनुष्ठान करवाना उनका काम था। ठीक है, और ये जो आपका है एक आपका क्या था, राजा था। कहता है कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। मतलब आगे चलकर जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे राजाओं के, वैसे राजाओं से जो है काफी भिन्न थे। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे और न इनके पास सोने थी और न जो है ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही जो है शासक नहीं बन जाता था। पहले ऐसी नहीं होती थी सिस्टम। आगे कहता है कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाओ कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, मतलब राजा का क्या काम होता था। ठीक है ना, चलिए आगे आपको देखिए मिलेगा। कहता है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, एक था क्या था आपका जन। मतलब जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्द काफी इंपोर्टेंट ये आपका हो जाता है। एक था आपका जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा था आपका विष। एक था जन और दूसरा था आपका विष, जिससे वैश्या क्या आपका लिखा हुआ है, वैश्या शब्द जो है आपस में यहाँ पर निकली है। कि इस विषय में जो है तुम अध्याय 5 में काफी विस्तार से पढ़ोगे। मतलब 5 पार्ट जब पढ़ेंगे इसके बाद वाला में, तो इन दोनों शब्दों के बारे में जो है काफी हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, आगे कहता है कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या है, विष और जनों के नाम जो है देखने को आपको मिलता है। इसीलिए हमें पुरु
जन या विष, या करा कि भरत जन या विष, या करा युद्ध जन या विष, जैसे कई उल्लेख वहां पर हमें देखने को मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो कहता है कि तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। आपको ये देखना है, लग रहा है जन, है ना, अभी वर्तमान समय में भी इसका हम उपयोग करते हैं। कहा है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब जौन लोग, जिस लोगों ने ऋग्वेद में जो प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। आर्य इंपोर्टेंट आपका हो जाता है। तथा अपने विरोधी को जो है दास या दस्यु कहते थे। विरोधी को क्या कहते थे, दास या दस्यु, है ना। ये सभी किस में हम चर्चा है, तो ऋग्वेद में ये सभी चर्चाएं हैं। और ये सब वैसे शब्द हैं जिससे हम क्या हो रहा है कि उस समाज की, उस समय की जो समाज की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन आपको मिल जाता है ना। जैसे दास और दस्यु, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कराते थे। देखिए, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कराते थे और कहता है कि शायद दूसरी भाषाएं जो है बोलते थे। कह रहा है कि बाद के समय में दास, है ना, दास जो कि कहा स्त्रीलिंग शब्द इसका क्या हो गया, दासी बन के हो गया। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। माने बाद में जो है आगे चल करके जो है ये क्या बन गया आपका, धीरे धीरे जो है इसी दास शब्द को हम गुलाम में यहाँ पर जो है प्रविष्ट करने लगे। ठीक है ना। आगे आपका क्या कहता है कि पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है, युद्ध में क्या था आपका, बंदी बनाया जाता था, जिन्हें इसके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, ये आपका कहता है मालिक का जायदाद, मतलब जो, मतलब ऋग्वेद के बाद में आते आते जो दास हो जाते थे वो क्या थे, मालिक के रूप, मालिक को, मालिक जो उसको जायदाद के रूप में समझते थे, मतलब वस्तु के रूप में जो उसको समझने लगे थे दास लोग को, है ना। जो भी काम मालिक करते थे, मालिक जो है कहते थे, ठीक है, उन्हें वह जो है सारा काम करना पड़ता था। मतलब दास्य भाव, दास भाव जो है बहुत लंबे समय तक भारत समाज में, भारतीय समाज में जो है चला था। कहा है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए चल लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि खामोश प्रहरी कहानियां और महापाषाणों की। ठीक है, कहा कि अगले पृष्ठ में चित्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे इस चित्र के बारे में। ठीक है ना। कहता है कि ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण का मतलब हमने पिछले वर्ग में समझाया था, पिछले चैप्टर में, कि महापाषाण का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति का जो है मृत्यु होता था तो मृत्यु के बाद जब उसको दफनाते थे तो दफनाने के बाद उसके चारों ओर जो है काफी बड़े बड़े जो है पत्थर लगा दिया जाता था, है ना। इसीलिए उस युग को हम क्या कहते हैं, महापाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा जो है बड़े करीने से जो है लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, ठीक है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, ठीक है, कश्मीर में ये आपका प्रचलित है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल जो है मानचित्र 2 में आपका दिखाया गया है। कुछ कहता है कि महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखे जाते हैं, कुछ जो है महापाषाण जमीन के भीतर देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहता है कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार जो है सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही कहा है कि यही एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्णय के लिए लोगों को जो है कई तरह के काम करने पड़ते थे।
हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें जो है कब्रबद्ध करो। ठीक है, करा के देखिए, गड्ढे खोदना, ठीक है, शिलाखंडों को जो है ढो कर लाना, ठीक है, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को वहां पर दफनाना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है कि इन सब कब्रों में कुछ जो है समानताएं हैं। सामान्यतः जो है मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ जो है दफनाया जाता था। ठीक है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन जो है के नाम दिया गया। मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, याद रखना है, उन्हें खास एक बर्तन के बीच जो है दफनाया जाता था, जिन्हें क्या नाम दिया गया, काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। कहता है कि इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के जो है गहने यहाँ पर देखने को मिला है। क्या पहाड़ के शहरों में लोहे का जो है प्रयोग होता था? मतलब हड़प्पा के शहरों में क्या लोहे का उपयोग होता था? तो पिछले चैप्टर में हमने जो है नहीं देखा था, लोहा का उपयोग जो है हड़प्पा के समय में जो है नहीं होता था। अगर हम बात करें लोहा का, तो ये करीब जो है 1000 साल ईसा पूर्व जो है पहले से ये आपको जो है देखने को मिलता है लोहा का प्रयोग। ठीक है, कहता है कि महापाषाण कब्रों से जो है मिले लोहे के समान बाईं ओर घोड़े के लिए जो है समान, नीचे जो है बाईं ओर जो है कुल्हाड़ी, नीचे एक जो है कटार जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी डिटेल से हम इसमें चर्चा करेंगे आगे। कहता है कि लोगों को जो है सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक है, कहता है कि पुरातात्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाए जाने वाले मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी यह कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती है ना। दूसरी कब्र से जो मतलब जो वहां पर कब्र के साथ जो भी वस्तुएं दफनाई जाती थी, वे अलग अलग कब्रों के बीच जो है अलग अलग, मतलब किसी में ज्यादा तो किसी में कम, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कहता कि मानचित्र में जो है पृष्ठ 13 में आपका दे रहा है कि ब्रह्मांडगिरी को खोजो, है ना। यहाँ एक जो है व्यक्ति का कब्र है, कब्र में 33 सोने के मनके और शंख जो है पाए गए हैं। ठीक है, कहा कि पूरे कंकालों के पास सिर्फ कहा कि कुछ यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, यह दफनाए गए हैं। लोगों की सामाजिक स्थिति की में भिन्नता को दर्शाता है। मतलब कुछ के पास तो केवल मिट्टी के बर्तन है और कुछ के पास जो है सोने के जो है बर्तनों आपको वहां पर देखने को मिला। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है कि उस समय में भी जो है लोगों में जो है ऊंच नीच की भावना थी, लोगों में जो है विभिन्नता थी। ठीक है, लोग जो है गरीब, कुछ लोग जो है सरदार और तो कुछ लोग जो है अनुयायी थे। हालांकि क्या कुछ कुछ जो है कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। ठीक है, जैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे कुछ कब्रें जो है खास परिवारों के लिए काफी अलग तरीके से जो है आपका बनाया जाता है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ जो है स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पुर्त होल के रास्ते कब्रों में जो है लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार, ठीक है, कहा कि गोलाकार लगाकर जो है एक पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने और जो है दोबारा जो है आ सकते थे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर में, है ना, 2 कब्रों को जो है एक साथ यहाँ पर दफनाया गया था। कहता है कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र
मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 में जो है इनाम गांव को खोजो। हम जब एक पाठ की चर्चा कर रहे हैं तो आपको वहां पर जो है इनाम गांव के बारे में आपको हम दिखाए थे। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जो है जगह है। इस तरह से पर जो है 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा जो है लिटाकर जो है दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। अभी भी आप देख सकते हैं, आपको जब भी कोई मतलब डेथ करता है, मरता है, तो उनका सिर कैसा होता है? उत्तर की दिशा में होता है ना। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता है। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास जो है रख दिया जाता था। कह है कि एक आदमी को 5 जो है कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के जो है एक बड़े से संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में बसा यह घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। सबके पैर जो है मुड़े हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? है ना, जिसके जवाब जो है के कारण आपको यहाँ पर बताना है। आगे देखिए, कहता है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। जो कंकालों की खुदाई के समय में वर्तमान में मिलता है, तो कंकाल से हमें क्या चीज सूचनाएं यहाँ पर मिलती है? तो कहता है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब अगर कंकाल छोटा है तो हम जान सकते हैं कि एक बच्चे का कंकाल है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं देखने को मिलता है। कहता है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ जो है मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा जो है लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार जो है उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। मतलब कंकाल के जगह पर जब कोई गहने मिलते हैं तो मान लेते हैं कि वो महिला का कंकाल है, लेकिन ऐसा समझ के साथ जो है समझाए हैं। अक्सर पुरुष ही जो है आभूषण पहनते थे। मतलब अक्सर उस समय में क्या है, पुरुषों भी जो है वहां पर आभूषण जो है पहनते हुए नजर आते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी कड़ा की हड्डियों का जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उनका जो है कटी प्रदेश या कुल्हा है ना, पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये समझ जो है कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर जो है आधारित है। मतलब ये आधुनिक अध्ययन के आधार पर ये तर्क जो है निकाला गया दोनों में फर्क को लेकर के। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। याद रखना है, चरक का संबंध जो है भारत से एक वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता नामक किताब लिखा था। ये इंपोर्टेंट हो जाता है 1-लाइनर क्वेश्चन में। चरक संहिता का जो है रचना किसने किया था? तो चरक नामक जो वैद्य थे वो किए थे। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 अस्थियों में काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह भी संख्या वो गिन लिए होंगे। मतलब वो क्या बताया, 360 बताया, लेकिन वर्तमान में हम क्या जानते हैं कि 206 ही हड्डियां होती है ना। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता वैसे वैसे जो परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? आगे देखिए, कहता है, आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे
कह कि इनाम गांव के पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज जो है मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर जो है काटने की निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग जो है इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितवकर, हिरन, कृष्ण मृग, खड़हा, ठीक है, नेबला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भरी जो है एकत्र भी करते थे। आगे कहता है कि अन्यथा मतलब कुछ विशेष यहाँ पर चर्चा किया गया है। कहता है कि एटलस में चीन को देखो। तो चलिए एक बार एटलस में आपको चीन को लेकर चल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पूरा रीजन, ये क्या है आपका चीन है। चलिए आज एक फिर नया सा देश को जानने का मौका मिला है ना। ये पूरा रीजन जो है आपका क्या है, चीन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और क्या बोलता है वो चीन के बारे में। देखिए कहता है कि लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराना उदाहरण, मतलब लेखन कला की सबसे पुराना उदाहरण आपको कहाँ मिलता है, चीन में देखने को मिलता है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखी गई थी। इन्हें जो है भविष्यवाणी करने वाले हड्डी कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर जो है सवाल लिखते थे, क्या वे ये युद्ध जो है जीतते होंगे, कि क्या फलते अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी, मतलब ये सब वहां पर वर्णन करते हैं। क्या उन्हें जो है पुत्र होंगे, ठीक है। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां उन्हें जो है गर्मी से जो है चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवाणी इन दरारों के बारे में जो है ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की जो है कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवाणी कभी कभी गलती भी हो जाते थे। ये राजा जो है ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी स्त्री कर ली थी, और कहता है कि जिसमें बड़े बड़े जो है नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन आपको वहां पर शामिल था, लेकिन वे लोगों का जो है इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। कहा है कि ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक तर्क को आपको बताना है। ये देखिए, कहा कि कल्पना करो कि तुम 300 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हें पता, आज माता पिता जो है तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रही है। यह बताते हुए कि सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम सरकार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया गया होगा? अब आपको यहाँ बताना, उस समय तो जिस समय अभी देख रहे हैं खाना पीना, उस समय तो होता नहीं था। उस समय तो जो ही आपको मिलता था मुख्य भोजन आपका जो था खाद्य भोजन, ठीक है, और अन्य सामग्रियां थी। उपयोगी शब्द की बात करें तो हमने सीखा वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ठीक है। फिर कुछ तिथियां यहाँ पर देखा, वेदों की रचना लगभग 3500 साल, महापाषाणों के निर्माण लगभग 3000 साल, इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल, और चरक जो है लगभग 2000 साल पहले के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया चैप्टर द एंड, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि अभी तक जो है हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब बचा मेरा 5, 6, ठीक है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, इतना हमें और पढ़ना है। तो बारी बारी से हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ना, आप जो है अपना कमेंट, अपना विचार, अपना राय जो है जरूर प्रस्तुत करें कमेंट के माध्यम से।
ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं एनसीईआरटी के अगले वीडियो में। तब तक जो है आप लोग इसे रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, पढ़ते रहें। ठीक है, बाय बाय।